आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे दर्पण कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण वह होता है कि वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणें एक निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम दर्पण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोली दर्पण जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्फेरिकल मिरर। आइए दोस्तों, देखते हैं अब सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है। क्या देखेंगे हम? समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर। तो क्या होता है दोस्तों कि जो सामान्यतः घरों में देखने वाला शीशा होता है यह समतल दर्पण होता है। आइए इसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं कि इसके एक ओर इसके एक ओर चांदी या पारे की लेप लगाते हैं। लेप लगाते हैं मतलब क्या करते हैं दोस्तों? पॉलिश करते हैं। साथ ही इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं दोस्तों AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों करते हैं? समतल दर्पण पे लेप क्यों लगाते हैं चांदी या पारे की? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें पूरा पारदर्शी ना हो जाएं, ताकि टकराने के बाद एक अवरोध उत्पन्न हो और वह किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो सकें। अगर ऐसा कलई नहीं किया जाएगा तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएंगी। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे आईना, घरों में देखने वाला शीशा, पनडुब्बी में इसका हम क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों, इसकी कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं कि दर्पण में इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों? काल्पनिक, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे बनेगा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है? इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की दूरी होती है वह प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। मतलब कि जो वस्तु की दूरी बराबर होती है किसके? प्रतिबिंब की दूरी के। इसका मतलब है कि आप समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूर रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण में उतने ही पीछे बनता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है मतलब उसकी जो साइज होती है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। दोस्तों, समतल दर्पण की एक और विशेषता होती है कि जो प्रतिबिंब होता है ना वह पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अब आप कहेंगे सर ये पार्श्व रूप क्या होता है? पार्श्व रूप का मतलब ये होता है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो आपको बायां महसूस होगा, और अगर आप बायां उठाएंगे तो कैसा होगा? दायां महसूस होगा। इसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या कहते हैं इसे? पार्श्व रूप। सॉरी सर, इसको कहते हैं पार्श्व रूप। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर समतल दर्पण की ओर
भी वेग से आ रहा है, भी वेग से आ रहा है, तो प्रतिबिंब टू भी वेग से आती हुई दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब टू भी वेग से दिखाई देगी। इसका मतलब यही होता है कि यदि आप दर्पण की ओर जितने तेज़ी से उसकी तरफ जाएंगे, वो दुगना तेज़ी से प्रतिबिंब आपको आता हुआ दिखाई देगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या है। देखते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। मतलब अगर हमें अपनी पूरी तस्वीर देखनी है, वस्तु की पूरी तस्वीर देखनी है, तो दर्पण कितना होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। आइए समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या होता है। आइए पहला देखते हैं। इसका सबसे पहला पेरिस्कोप में। किसमें? पेरिस्कोप में। अब आप कहेंगे सर ये पेरिस्कोप क्या होता है? तो ये छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो दर्पण होते हैं, वो समतल दर्पण, ये 45 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। दो दर्पण होते हैं, वो कितना? 45 डिग्री के कोण पे बने हुए होते हैं। यहाँ 45, यहाँ 45। वस्तु दिखेगी यहाँ, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। यहाँ दूर बैठा कोई व्यक्ति, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वो देख लेगा। आइए इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। किसमें करते हैं? कैलेडियो स्कोप में। किसमें? कैलेडियो स्कोप में। अब आप कहेंगे सर ये कैलेडियो स्कोप क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो डिजाइनर होते हैं, डिजाइनर वो ना 3D प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जब दो दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण थीटा पर झुके हुए होते हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? क्या दोस्तों? जब दो दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण थीटा पर झुका हुआ होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? 360 बटे जितने अंश का कोण बन रहा है -1। ये होता है हमारा फार्मूला। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण देखने के बाद अब हम देखेंगे गोली दर्पण क्या होता है। तो यह क्या होता है दोस्तों? यह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। पहले वाले को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्वेक्स मिरर। आइए अब हम देखते हैं आगे। आइए देखते हैं हम दोस्तों कि यह होता क्या है। सबसे पहले एक खोखला गोला लेंगे, फिर उसे दो बराबर भागों में काट कर उसके एक अंदर की तरफ कलई करेंगे और एक बाहर की तरफ। मान लीजिए यह कोई खोखला गोला है। यह क्या है दोस्तों? कोई खोखला गोला है। इसको दो बराबर भागों में मान लीजिए हमने यहाँ से काट दिया है। यहाँ से क्या कर दिया है? काट दिया है। ठीक है।
एक तरफ क्या होता है दोस्तों कि बाहर से कलई की जाती है। कलई मतलब होता है दोस्तों रंगना, एक भाग को पेंट कर दिया जाता है, और एक तरफ अंदर से कलई कर दिया जाता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, क्या दोस्तों, जिसका बाहरी भाग कलई किया हो तथा परावर्तन की क्रिया अंदर की हो, परावर्तन की क्रिया अंदर की ओर से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जो बाहर से कलई किया गया हो तथा, सॉरी दोस्तों, वो मोबाइल गिर जाने की वजह से थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हो गया। आइए हम आगे देखते हैं। वैसा गोली दर्पण जो बाहर से कलई किया गया हो तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर से हो, प्रकाश का किया गया हो तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर से हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, समतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। आइए एक नोट लिखते हैं। नोट अवतल दर्पण में क्या करेंगे, एक नोट लिखते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, या इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, कन्वर्जिंग मिरर। अब आप कहेंगे यह अभिसारी दर्पण क्या होता है, तो इससे हमने पहले बताया था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी। तो जैसे ये ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर केंद्रित हो रही हैं, इन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, अभिसारी। इन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी। आइए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं हम कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है कि जब किसी गोली भाग का अंदर की सतह को कलई कर दिया जाए तथा परावर्तन की प्रक्रिया बाहर से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। तो आइए लिख लेते हैं, वैसा गोली दर्पण जो अंदर से कलई किया हो तथा बाहर से परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे दोस्तों, हम उत्तल दर्पण। एक नोट लिखेंगे नीचे कि क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित न करके उसे दूर तक एक बिंदु से फैला देता है। जैसे ये कोई बिंदु हो गया, यहाँ से किरणों को यह दूर दूर तक क्या करेगा दोस्तों, फैला देगा।
और अवतल दर्पण में क्या हो रहा था? अवतल दर्पण में वह किरणों को एक जगह केंद्रित कर रहा था, लेकिन यहाँ एक जगह केंद्रित हुई किरणों को दूसरी जगह भेज रहा है। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण की संरचना। क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण की संरचना। क्या देखेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण की संरचना। जब भी हम संरचना की बात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक होती हैं। सबसे पहले कि इसमें ध्रुव क्या होता है, इसका मतलब पोल। उसके बाद देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। उसके बाद देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। प्रधान केंद्र या प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, क्या होता है। मुख्य फोकस दूरी क्या होती है। मुख्य फोकस क्या होता है। फोकस दूरी क्या होती है। ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप सब बताइए दोस्तों, ये हम अगर बाहर से किसी दर्पण को हम कलई कर रहे हैं तो वह क्या होता है? अवतल होता है कि उत्तल? यह होता है दोस्तों अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और किसी दर्पण को हम अगर अंदर की तरफ से कलई करते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है उत्तल दर्पण। वह क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की संरचना कैसी होती है और उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुव क्या होता है। क्या दोस्तों? ध्रुव। जैसी प्रक्रिया अवतल में होगी वैसी उत्तल में भी होगी। पोल, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? पोल। तो दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्या दोस्तों? दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोल, यानी ध्रुव कहते हैं। जैसे ये कोई दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? पोल। ये कोई दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को दोस्तों क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, यानी ध्रुव कहेंगे। आइए दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र। आइए देख लेते हैं इसे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या दोस्तों? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे दोस्तों हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और पोल को दोस्तों हमेशा हम पी से प्रदर्शित करेंगे। किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण जिस गोले, तो हमने क्या देखा दोस्तों? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आपने देखा था कि ये कोई गोलीय दर्पण था, इसकी कुछ न कुछ क्या रही होगी, इसका कुछ न कुछ केंद्र रहा होगा, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या। ये मान लीजिए ये कोई गोला हो गया,
किसी ना किसी गोले का कटा हुआ ये भाग ही है, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, और इसकी त्रिज्या ही क्या कहलाता है, उसकी वक्रता त्रिज्या। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रधान अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर केंद्र तक की कुल दूरी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मतलब पोल से लेकर सेंटर तक, केंद्र तक की कुल दूरी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रधान अक्ष कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मतलब यहाँ ध्रुव से लेकर यहाँ वक्रता केंद्र तक, मतलब इसके ध्रुव से लेकर केंद्र तक की कुल दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर आप सबको समझाते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है। देखेंगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यही है, इसी के समांतर ये कोई रेखा आती है। यहाँ से परावर्तन के बाद, यहाँ से किरणें जब टकराएंगी, पीछे कलई किया हुआ है, यहाँ से किरणें जब टकराने के बाद ये परावर्तित होंगी, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी उसे ही क्या कहते हैं हम, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य फोकस। आइए दोस्तों, एक नोट देखते हैं कि पोल से फोकस दूरी नहीं, सॉरी दोस्तों, पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी, पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं। क्या दोस्तों, पोल से लेकर यहाँ तक, और यहाँ मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहेंगे दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं। आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, नोट लिखते हैं। देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण में F इक्वल टू R/2 क्या होता है, F इक्वल टू R/2, जहाँ F मुख्य फोकस तथा R क्या है दोस्तों, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होता है दोस्तों, आधी। क्या होता है, आधी। यहाँ हम देख लेंगे, अगर यहाँ से R बराबर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 2F। इसका मतलब हो जो वक्रता त्रिज्या है वह मुख्य फोकस की 2 गुनी होगी। यहाँ लिख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ समझने वाली चीज़ें देखते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि मतलब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है। एक जगह हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। यदि हम किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस, मतलब ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दें, किसी वस्तु को हम ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दें,
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? तो आभासी और सीधा बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा। आभासी को हम काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल्पनिक। और वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। आकार क्या होगा? हमेशा बड़ा बनेगा। अगर हम वस्तु की स्थिति में वस्तु को हम कहाँ रख दें? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। और वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। और ये भी, इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? बड़ा। यदि हम वस्तु की स्थिति को सेंटर पर रख दें, केंद्र पर रख दें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बन जाएगा। वास्तविक का उल्टा बनेगा और उसका आकार हमेशा क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर हो जाएगा। अब हम दोस्तों वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु की स्थिति बनेगी। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। और वस्तु का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। अब एक अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। यदि वस्तु को हम कहाँ रख दें? अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी दोस्तों? फोकस पर। कहाँ बनेगी? फोकस पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? वास्तविक व उल्टा। वस्तु का आकार कैसा होगा? तो बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा दोस्तों? बहुत बड़ा होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। आइए सबसे पहला देखते हैं कि उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग हम बाल काटने वाले नाई करते हैं। कौन करता है दोस्तों? बाल काटने वाले नाई करते हैं। नाई करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है? हमारे घरों में यूज होने वाली टॉर्च में होता है। वाहनों के हेडलाइट में। वाहनों के हेडलाइट में। हेडलाइट मतलब सामने वाली जो लाइट होती है बाइक में, वहाँ। और सर्च लाइट में। और कहाँ होती है दोस्तों? सर्च लाइट में। इसका मेन काम होता है दोस्तों ना, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना, मतलब फैलाना नहीं है। जैसे आप टार्च को जलाएंगे तो वह बहुत दूर तक फैलेगा नहीं, जाएगा तो बहुत दूर तक, लेकिन वह फैलेगा नहीं, एक सीधी रेखा में जाएगा। इसका अगला उपयोग हम देखेंगे कि आँख, कान, नाक तथा गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का। यह क्या होता है? यह छोटी चीज़ों का आकार बड़ा दिखाता है, इसलिए क्योंकि आँख कान में बहुत छोटा तिनका जाता है, तो उससे देखने पर वह बहुत बड़ा दिखाई देता है। आगे देखें, यह सौर भट्ठियों में यूज होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सौर भट्ठियों में भी यूज होता है। सौर भट्ठियों में। आइए हम अगला उपयोग देख लेते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, वाहन में पीछे देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का। जैसे ट्रक में, कार में, किसी भी गाड़ी में पीछे देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। दूसरा देखते हैं, सड़कों पर लगी स्ट्रीट लैंप। यह क्या करता है दोस्तों? किरणों को ना फैला देता है। जैसे ये देखिए, लैंप ऐसे लगा होता है और जब प्रकाश जलेगा तो यह किरणों को ना चारों तरफ फैला देगा। और जबकि अवतल दर्पण में ये टॉर्च होता है। टॉर्च क्या है दोस्तों? यह मान लीजिए ये कोई टॉर्च है, और जब यह जलेगा ना तो प्रकाश की किरणें फैल के ना जाके एक सीधी रेखा में जाएंगी। आइए दोस्तों देखते हैं गोली दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए पहले तो देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोस्तों लोग समझ नहीं पाते हैं कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी,
वक्रता त्रिज्या कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी? तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण में, किसमें दोस्तों? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में एक तो होगा फोकस दूरी, एक होगा वक्रता त्रिज्या। ये हमेशा अवतल दर्पण में क्या होते हैं दोस्तों? निगेटिव। ये क्या होते हैं? ऋणात्मक। क्या होते हैं दोस्तों? ऋणात्मक। अगला देख लेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में एक फोकस दूरी, एक वक्रता त्रिज्या। ये हमेशा क्या होंगे दोस्तों? पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक। हमेशा क्या होंगे दोस्तों? धनात्मक। आइए दर्पण के लिए हम सूत्र देखते हैं। दर्पण के लिए सूत्र, सामान्य सूत्र देख लेते हैं। होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आप कहेंगे सर ये यफ तो समझ में आ रहा है, ये भी और यू क्या होता है? ये जो भी है ना दोस्तों, भी ये क्या होता है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। और ये जो यू है ना, यू, ये वस्तु की ऊंचाई होती है। किसकी? वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई होती है दोस्तों? यह वस्तु की ऊंचाई होती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्निफिकेशन। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? मैग्निफिकेशन। इसकी परिभाषा एकदम बहुत आसान है दोस्तों कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं। और दोस्तों हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे? भी से, और वस्तु की ऊंचाई को यू से। यहाँ निगेटिव साइन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? निगेटिव साइन। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ यह निगेटिव साइन क्या प्रदर्शित करता है। निगेटिव साइन जो है यह क्या इंडिकेट करता है? तो देखते हैं दोस्तों, यह चिन्ह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है दोस्तों? वास्तविक है। और अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा। और दोस्तों अगर हमारा चिन्ह पॉजिटिव हुआ, साइन हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो यह क्या इंडिकेट करेगा? यह हमेशा हमें यह बताएगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। कैसा है दोस्तों? काल्पनिक है। कैसा है? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दर्पण वाला लेक्चर समाप्त हुआ। अब आगे के लेक्चर में हम चौथे पार्ट में देखेंगे कि लेंस क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, सूत्र क्या होता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया।